अमेरिकी बाजारों में कल देर रात रही बेहद शानदार तेजी और कल के कमजोर सेशन के बाद आज मजबूत शुरुआत करने के लिए तैयार होते भारतीय बाजार। हफ्ते के आखिरी दिन कैसा रहेगा एक्शन और क्या करें आप, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन वीकेंड सेशन का होने वाला है। ग्लोबल क्यूज बेहतर होते हुए दिखे हैं हमारे बाजार। कल की सुस्ती के बाद आज क्या करेंगे उस पर है फोकस। सर बिल्कुल जानना है आपसे क्या होगी आज की चाल। बिल्कुल दीप, सब कुछ अच्छा ही होगा। वीकेंड सेशन है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक बड़ा तूफान जो आ चुका है गुजरात में दस्तक दे चुका है, तो थोड़ी वहाँ सावधानी के संकेत जरूर हैं। काफ़ी बारिश है, काफ़ी हवाएं चल रही है, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी कुछ सेफ भी है। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है वो वाकई में बड़ी डराने वाली है। अच्छा, वो लोगों को इवैक्यूएट कर दिया वहाँ से, वरना तो बिल्कुल जिस तरह से हवा और बारिश चल रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें मुंबई में जिस तरह की बड़ी बड़ी लहरें आ रही, तो आप सोच सकते हैं कि हम तो इतने दूर होने के बावजूद उसका असर देख रहे हैं। अगर आप रात को भी खिड़की के बाहर देखें, पेड़ बड़े तेजी से, नहीं तो हमारे ऑफिस की छत से भी दिखता है। नहीं तो पत्तियां नहीं हिलती, यहाँ पेड़ हिल रहे हैं। बिल्कुल वैसा हाल है। सो असर तो सब जगह है। गुजरात में ज़्यादा है, थोड़ा राजस्थान में भी बताया जा रहा है कि उसका असर पहुँच सकता है, लेकिन ठीक है, सब सेफ रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आइए आज के संकेतों के साथ करते हैं शुरुआत। और अमेरिकी बाजार बहुत ही मजबूत स्थिति में बंद होते हुए दिखे। कल गजब की तेजी के साथ डाउ ने छलांग लगाई है 400 अंकों की। उम्मीद से कहीं बेहतर, किसी की भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मजबूत बंद होते दिखे हैं बाजार। 5 हफ्तों के निचले स्तरों पर डॉलर इंडेक्स यहीं से जोश आता हुआ दिखा है। इक्विटी मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट में एक दमदार लिस्टिंग की तैयारी। आज IPO लाइटिंग, ये 68 गुना भरने वाला इशू आज होगा लिस्ट, इसका होगा पूरा का पूरा विश्लेषण। मूडीज, ये आज अपना मूड बदलेगा या नहीं। मूड तुरंत बदले ना बदले, लेकिन मूड बदलने का काम आज कर सकता है। वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के साथ आज मूडीज की मीटिंग, और भारत सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि रेटिंग बढ़ाई जाए हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और उसके लिए मोदी को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की। 100% होना ही चाहिए। मतलब ये रेटिंग एजेंसी वाले कब तक वो बॉलीवुड की पुलिस की तरह करते रहेंगे। मैं स्पेशली कर रहा हूँ बॉलीवुड की पुलिस, हमारी रियल नहीं। रियल पुलिस तो अच्छी है, फिर भी बॉलीवुड वाली पुलिस में ऐसे होता है, सब काम होने के बाद में पहुँचती है पुलिस। हाँ, रेटिंग एजेंसीज का भी यही हाल है कि सब कुछ होने के बाद बहुत लेट पहुँचते। तो वक्त है हिंदुस्तान की रेटिंग अपग्रेड करने का, और इस रेटिंग को अपग्रेड करने के दीप फायदे ये हैं कि जो कुछ भी कर्ज हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की कंपनियां विदेशों से लेती है, उसकी रेटिंग बढ़ने पर जैसे आप रेटिंग बढ़ती है तो आप वो ब्याज की जो दर है वो कम हो जाती है। सो आपके लिए एक नेचुरली आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताता है। दूसरा, जो ब्याज पर आपका खर्चा हो रहा है वो खर्चा आपका कम हो जाता है उस लिहाज से। और तीसरा ये कि पैसा विदेशों से उठाना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो एक नियम है कि इस रेटिंग वाले कई सारे देश ऐसे हैं, कई सारी कंपनियां ऐसी है, कई सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर रेटिंग के पेपर्स को ही या उन कंट्रीज़ को ही उधार देते हैं जी। हर एक बढ़ती हुई रेटिंग के साथ ब्याज दर कम होती जाती है, हर एक बढ़ती हुई रेटिंग के साथ एक्सपोजर लिमिट बढ़ती है, और इस लिहाज से रेटिंग का बढ़ना हमारे लिए काफ़ी बढ़िया है। तो देखते हैं मूडीज, फिच, S&P डिजर्व्ड है। इतने बढ़िया फंडामेंटल्स हैं, इतनी सारी इंप्रूवमेंट तो प्रॉब्लम है दीप पे। टैक्स कलेक्शन अच्छा है, 5वीं सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी है सर। वो स्पेन, पोर्चुगल, रोम, ये ऐसे ऐसे देश हैं, इटली वगैरह जो डिफॉल्ट हो चुके हैं, उनकी रेटिंग हमसे ज़्यादा है। एग्जैक्टली। हमारे आज तक के इतिहास में हमने पहले भी 1947 के पहले भी और बाद में भी आज तक भारत ने कभी किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया, डिले नहीं किया। सिर्फ एक बार 1992 में सोना गिरवी रखने की नौबत आई थी, वहाँ से डिफॉल्ट तो कभी डिफॉल्ट नहीं, वहाँ से रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी, राइट। हमने वहाँ से सबक लेके सीख भी गए, लेकिन ऐसा ही है। ये तो भेदभाव वाला मामला तो हमेशा ही है पश्चिमी देशों का हमारे प्रति रहा है। तो अब समय आ गया, और कितने दिन तक नहीं बढ़ाएंगे, यहीं आएंगे। यहीं आएंगे बिल्कुल। अब आई थिंक एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग केस है। हमारी मजबूत ग्रोथ, हमारी अकोमोडेटिव पॉलिसी, हमारी इन्फ्लेशन ज़्यादा बेहतर है उनके मुकाबले में। उन सबको देखते हुए एक वक्त है, और आज आई एम श्योर वित्त मंत्रालय के अधिकारी बहुत एग्रेसिवली पिच करेंगे। अब नहीं तो कब, बड़ा सवाल। यस, चलिए, तो मूडीज के मूड बदलने का वक्त आ है। बिल्कुल, आज बड़ा दिन है, इस पर फोकस रहेगा। मीटिंग होने वाली है, हम इसे क्लोजली ट्रैक भी करेंगे आपके लिए। अच्छा सर, कल इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ, जो आप कह रहे थे वेडनेसडे से कि थोड़ा एक बार बाजार पर नजर रखिए, एक बार रिएक्शन आने दीजिए, फिर समझते हैं। तो पॉलिसी वाले दिन भी हमने देखा नीचे से अमेरिकी बाजार सुधर कर बंद हुए। कल बढ़िया तेजी आपको आती हुई देखी, 6 महीने की ऊंचाई पर तो डाउ भी आ गया है। सर जरा समझाएं, यूएस बाजार
इतनी बड़ी तेजी कहां से है, क्योंकि कल ऐसा कुछ नया ट्रिगर तो नहीं निकल कर आया। दो चीजें हैं दीप। एक कल आपने देखा होगा कि जो तेजी बढ़िया बन के आई ये अनएक्सपेक्टेड थी। Yes. ना डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे, पूरे दिन में डाउ फ्यूचर्स लाल निशान में थे। Yes, राइट, absolutely. फिर 425 पॉइंट क्यों बढ़ गया? सिर्फ क्यों बढ़ गया के रीजन में जाएंगे तो ये डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ, आपका 102 के लेवल के आसपास उसके नीचे आ गया, तो काफी तेजी से घटा है, उसका बड़ा फायदा मिला है। दूसरा ये कि अमेरिकी बाजारों में जो कुछ भी रिकवरी पॉलिसी के बाद तेजी बनी, एक डिप आया जैसे अनाउंस किया कि 2 और ब्याज दरें बढ़ेंगी, और उसके बाद जो रिकवरी बनी निचले स्तर से, परसों में अमेरिकी बाजार 200 अंक नीचे से रिकवर होकर बंद हुए थे, 250 अंक, तो रिकवरी का मूड माहौल आपका सेट हो गया था बुधवार की रात को ही, ठीक है, वो आगे बढ़ता हुआ दिखा। ये तो ऊपर ऊपर के कारण, लेकिन अंदर के कारण जो है वो ये कि फेड ने जो कहा है कि हम 2 बार ब्याज दरें बढ़ाएंगे, बाजार उस पर मान ही नहीं है, भरोसा ही नहीं कर रहा है। मतलब बोला होगा जैसे कल बग्गा साहब बोले ना, कल बोल रहे थे, बग्गा साहब ने कल बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ, बग्गा साहब ने एकदम परफेक्ट पकड़ के लिए बोल दिया कि इनका कोई वैल्यू ही नहीं है बोलने की, और मैंने कहा अगर बग्गा साहब ने बोल दिया वैल्यू नहीं तो नहीं है, नहीं है। बस सिंपल सी चीज है, और कल अमेरिका ने वही दिखाया। यस, एब्सोल्युटली, एकदम जो उनका विश्लेषण था बैंग, वैसे एकदम डॉट है ना। तो हुआ ये कि कल रात अमेरिकी बाजारों में ऐसा लगा कि पहली चीज तो है कि 2 बार तो बढ़ेंगी नहीं, तो अब अमेरिकी बाजार अपने आप को इस बात के लिए एडजस्ट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी तो 1 बार, ज्यादा से ज्यादा। फेड बोल रहा है तो भी अमेरिका वाले मानने को तैयार नहीं कि नहीं बढ़ा पाएगा। और वहां के क्या है ना, वो सब उन लोगों की सामूहिक सोच की ताकत बड़ी जबरदस्त है, राइट, है ना। वो सब सोच के ना फेड की सोच को बदलने को मजबूर कर देते हैं। हाँ, सो लेट्स सी अब क्या होता है। बट एक चीज क्लियर दिख रही है दीप, वो ये है कि फेड की जो पूरी थॉट प्रोसेस है उससे अमेरिकी बाजार सहमत नहीं है, और अमेरिकी बाजारों के लिए की सोचे समझे और माने तो उन्हें लगता है कि ब्याज दरें और नहीं बढ़नी चाहिए, बढ़ेंगी तो ज्यादा से ज्यादा 1 हाइक, बस। तो इसके दम पर कल अमेरिकी बाजार उछल गए। वैसे बग्गा साहब ने तो कल कहा ही कि 1 भी नहीं बढ़ेगी, 1 भी नहीं आएगा। बग्गा साहब तो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देखेगा कि फेड कैलकुलेट प्रॉपर नहीं कर रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। बट ओवरऑल एक चीज क्लियर कट है कि ब्याज दरें बढ़ने का जो डर था, और इसीलिए दीप मैं आपको बोल रहा था, याद हो तो, कि हम एक दिन इंतजार करेंगे, एक दिन इंतजार, क्योंकि क्या है आजकल वैसा कैसा हो गया कि पॉलिसी के तुरंत बाद आपको समझ में नहीं आता। पॉलिसी के जिस दिन उस दिन पोजीशन काफी हद तक मार्केट को डिसाइड करती है, दूसरे दिन पॉलिसी डायरेक्शन डिसाइड करता है, और आज तीसरा दिन एक और इम्पोर्टेंट है। पूछो क्या? अमेरिका में एक्सपायरी का दिन है। हाँ, तो अब काफी लोग ये भी मानते हैं कि अमेरिका में आज कल जो हुआ रात को वो शॉर्ट कवरिंग थी। अब भाई साहब मैं नहीं मानता, अच्छा, मैं नहीं मानता। शॉर्ट थे कहाँ अमेरिका? 14 महीनों के ऊपर तो डाउ और S&P चल रहे हैं। यूएस 6 दिन के बाद 200-250 घटा, तो शॉर्ट का है, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग में नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ फ्रेश खरीदारी मजबूती मानूंगा। सो अमेरिका में क्या हो रहा है, उनकी थॉट प्रोसेस 2 तरह से बन रही है। एक तो ये कि भाई देखो ब्याज दरें जितना फेड बोल रहा बढ़ेगी, दूसरा महंगाई में के काबू में आने के संकेत, और तीसरा ये कि इतनी ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद अगर इकोनॉमी मजबूत हिली नहीं है अभी तक, बाकी कोई और टाइम होता तो अमेरिका अब तक रेसेशन में घुस गया होता। करेक्ट, यस सर। इतना मतलब 10 बार आप ब्याज दरें 5% बढ़ा दो, टिक ही नहीं सकता अमेरिका। अमेरिका वाले हाथ खड़ा कर देते, भाई हमारे पास बिल पेमेंट करने के पैसे नहीं है, EMI भरने के पैसे नहीं है, राइट। नहीं हुआ ना इस बार, इसका मतलब अंदर ताकत तो है, करेक्ट। सो उन सब के दम पे मार्केट मजबूत बने हुए हैं। सो आई थिंक ठीक है, आज और देख लीजिए, बट वैसे तो डायरेक्शन क्लियर ही आ रहा है कि मजबूती की तरफ ही है। बाकी आज आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि अमेरिका क्या करना चाहता है। मंथली एक्सपायरी उनकी निकल जाएगी, बट वो टेक्निकल चीज़ है, मंडे को भी उससे कोई डायरेक्शन नहीं मिलता। मंडे को बाजार भी बंद है। हाँ, मंडे बाजार भी बंद है, तो थोड़ी एक्सपायरी के पहले आज हल्का फुल्का वोलेटाइल हो सकता है। बट ओवरऑल अमेरिकी बाजार ने पॉलिसी को खराब नहीं माना है, ये चीज क्लियर है। बल्कि वहां से अपनी अजम्पशन कर ली कि भाई 2 बार तो हमें नहीं, हाँ, नहीं बढ़ा। हाँ, 2 बार बोलो, 1 बार करो तो वो तो खुशी की बात हो जाती है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो चलिए, ये नई रियलिटी के लिए अमेरिका प्राइस इन कर रहा है, तो हमारे लिए भी थोड़ा इसके मायने समझाएं। आज की स्ट्रैटेजी और बाकी कुछ चीज़ों पर बात करेंगे, बट क्योंकि थोड़ा कॉशियस होना था, वीकली एक्सपायरी भी थी, बड़ा इवेंट निकल गया, हमारी पॉलिसी भी, अमेरिका की पॉलिसी, जो कल जो करेक्शन है वो फिर कल का करेक्शन सही था, सही था। हाँ, और कल इसीलिए सुबह से हमने कहा था कि हम सावधान हो रहे हैं, क्योंकि जो फेड ने कहा था उसके दम पर आपको सावधान होना जरूरी था, और वो सावधानी काम भी आई, राइट, करेक्ट। और स्पेशली कल अपना यही व्यू था कि IT ग्लोबल से
लोकल बैंक, इनसे दूर रहना है। आप देख लीजिए जितना बैंक निफ्टी घटा है, जितना निफ्टी घटा है आपके सामने, निफ्टी तो आखिरी आधे घंटे को छोड़ दो तो कमजोरी नहीं था, पूरे दिन भर 18,700 के नीचे आया नहीं, जबकि बैंक निफ्टी तो किसी भी वक्त आपको मजबूत नहीं दिखा पूरे दिन भर में। करेक्ट, शुरुआती 15-20 मिनट आधा घंटा छोड़ दो, उसके बाद बैंक निफ्टी तो लगातार ही कमजोर रहा, कहीं से कोई साइजेबल रिकवरी है। निफ्टी जरूर ठीक ठाक है, निफ्टी तो 18,690 यानी एज गुड एज 18,700। तो निफ्टी तो कहीं से दूर दूर तक कमजोर नहीं है। और बैंक निफ्टी में जो मुझे करेक्शन चाहिए था मिल गया, आई एम हैप्पी। इसीलिए कल 3:20 पे हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट काट के जाइए और लॉन्ग करके जाइए, ऑप्शंस के जरिए खरीदिए, और ये सोच के खरीद करिए कि अगर 200 पॉइंट नीचे मिला तो हम और लेंगे। 43,200 43,400 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है कल वहीं रुका है। सो मेरा वही व्यू बरकरार है। आज अगर कल आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 43,675 43,700 आता है, वहां पर आप प्रॉफिट बुक करिए, अगर वहाँ मिलता है तो वहाँ प्रॉफिट बुक करिए। सो आई थिंक अब होगा ये दीप कि बैंक निफ्टी 43,000 से 44,000 की रेंज को टाइम पास करेगा, न 43,000 के नीचे जाएगा, न 44,000 को पार जल्दी से करेगा। अगर 44,000 को पार करके वापस से टिक गया तो फिर आप नया लाइफ हाई की बात करें, 43,000 के नीचे आकर ट्रेड करना शुरू करता है तो आपकी रिस्क बढ़ जाएगी। सो अब बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट की रेंज में इसमें टाइम पास करने दो, फोकस अब अपना निफ्टी पे ले आओ। अब निफ्टी को लाइफ हाई बनाना बाकी है, बैंक निफ्टी तो बना के आई यहाँ पर आया है। सो लाइफ हाई से आप लगभग कितना 150 पॉइंट बचे, करेक्ट। सो आई थिंक निफ्टी पर फोकस करते हैं। जब तक निफ्टी कमजोरी के संकेत नहीं दे रहा है तब तक मामला ठीक है। सबसे बड़ी चीज एक और है, कल की एक वीकली एक्सपायरी निकल गई, लॉन्ग पोजीशन ज्यादा थी लोगों की, हल्की हो गई, और बैंक निफ्टी का पोर्टफोलियो तो 0.66 है, तो लगभग ओवरसोल्ड के नजदीक में आ गया। सो आई थिंक कल जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन में थोड़ा पैसा उनका आज बन जाएगा, जिन्होंने शॉर्ट कल सुबह केयर काट लिया उनका भी पैसा बन गया होगा। सो ओवरऑल मार्केट ठीक है, कोई समस्या नहीं मुझे अपने मार्केट में अभी तक। भले ही बैंक, अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। जी सर। दीप, 34 में से 33 सेशन ऐसे हैं जहां बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर बंद हुआ है, ठीक है, खाली एक सेशन में। सो बैंक निफ्टी की एक आदत मैंने देखी है, कई बार क्या होता है कि एक आध दिन के लिए वो स्टॉप लॉस लेवल के नीचे जाता जरूर है, लेकिन बाद में टिकता नहीं। उस दिन सबकी पोजीशन खाली कराकर फिर वापस नेक्स्ट डे या एक आध दिन में ऊपर आ जाता है। सो 43,675 आपका स्टॉप लॉस था, कल उसके नीचे आप बंद हुए 200 पॉइंट। सो कायदे से तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया इंट्राडे का, इसलिए हमने छोटा भी रखा था 43,775, याद है? यस सर। मैंने जानबूझ के स्टॉप लॉस छोटे किए, जहां छोटा करने की जरूरत है हम छोटा रखते हैं, जहां बड़ा रखने की जरूरत है वहां बड़ा रखते हैं। सो कल आपका इंट्राडे में स्टॉप लॉस अगर 43,775 पे शिफ्ट ट्रिगर हो गया तो आप 400 पॉइंट का पेन देखने से बच गए। 43,675 आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब आज ये इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए 43,675 के ऊपर बंद होना, यानी कितना हो गया 200 सवा 200 पॉइंट ऊपर बंद होना जरूरी है। अगर आज फिर से उसके नीचे बंद होता है तो फिर थोड़ा वाकई में और कमजोर या फिर मजबूत होने में टाइम लगाएगा। गॉट इट। सो पहली रिक्वायरमेंट 43,675 इसके ऊपर बंद हो। गॉट इट। बैंक में निफ्टी तो कहीं कोई दूर दूर तक समस्या है ही नहीं। सो आई थिंक कल हल्के हो गए। आज की स्ट्रेटेजी में आपको बता दूं, वैसे एक चीज और बात करनी है, आप आज की स्ट्रैटेजी आप बात करेंगे, वो आज का डेली मार्केट मूवमेंट तो खैर रोज हम बात करते हैं, अभी भी करेंगे। एक आपसे डायरेक्शनल व्यू लेना है, ठीक है, और डायरेक्शनल व्यू यूजुअली हम आगे का लेते हैं, बट इस बार मैं थोड़ा रिवर्स में आपसे एक जो चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा। पहले रिवर्स जाएंगे और फिर आपसे आगे का व्यू लेना चाहूंगा। एग्जैक्टली एक साल पीछे 16 जून, ठीक है, 15, 16, 17 जून के बीच में हमने बाजार को बॉटम बनाते हुए देखा था, और तब हम देख रहे थे जबरदस्त भारी गिरावट आ रही थी, 15,200 के आसपास, 15,200 के आसपास हमने देखा था, ठीक है। और तब आपने 3-4 कुछ अहम चीजें बोली थी बाजार के बारे में, इंडिया के बारे में, हमारी इकोनॉमी के बारे में, हमारे आउटलुक के बारे में। एक बार वो मैं रिकैप लेना चाहता हूँ, फिर आगे का आउटलुक आपसे लूंगा। इस बार मेरा बहुत स्ट्रांगली और मजबूती से ये मानना है कि इस बार रिटेल पैसा बनाकर जाएगा। अभी भी बनाया है, आगे भी बनाएगा। आने वाला समय, आने वाला 10 साल, 15 साल, 20 साल, और हमारी जनरेशन के बाद जो आए हैं दुनिया में, वो बहुत खुशनसीब हैं कि वो हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया पीरियड देखेंगे। ये मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है। हम इतने बड़े होंगे कि दुनिया भर के बाजारों में जाकर हम पैसा लगाएंगे और ये बोलेंगे ये भारत के FII जो आकर हमारे यहाँ पैसा लगा रहे हैं। याद रखना मेरे शब्दों को कि आने वाले 15, 20, 25 साल हमारे ही हैं। आपके होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो प्लीज मैं फिर आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि मत देखिए टीवी, मत देखिए, मत अखबार पढ़िए, मत कहीं जाकर ये देखिए कि आज क्रिप्टो कितना टूट गया, आज डाउ कितना टूट गया, आज नेस्डेक सेंसेक्स कितना टूट गया। छोड़ दीजिए। अगर स्ट्रेस होता है 6 महीने मत देखिए।
आप अपनी जिंदगी में निफ्टी को 18,600 के ऊपर देखेंगे, ये लिख के रख लीजिए। लॉन्ग टर्म सोचेंगे, शॉर्ट टर्म में काम हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल पैनिक न करें, लंबा सोचिए और शांति से बैठ जाइए। 100% आपके पैसे बनेंगे इस मार्केट में अगर आपका अप्रोच लॉन्ग टर्म है तो। टीवी मत देखिए, बाकी मत देखिए, बट अनिल सिंघवी को जरूर देखिए। और वो जो कमेंट्री थी एग्जैक्टली 1 साल पहले इसी समय थी जब 12,000 का बॉटम बना था, वहां से आज से देख लिया 18,600 देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस था 18,600 के ऊपर बाजार। अभी हाल ही में एक आध मैं कोई कॉन्फ्रेंस में गया था स्पीच देने, उन्होंने कहीं से वो रिकॉर्डिंग, ये काफी वायरल हुआ था, ये वाला वायरल भी हुआ था कि हिंदुस्तान की एफआई आकर विदेशी बाजारों में पैसा लगा रही है। अभी भी गूज बम्स हो जाते, एकदम रोंगटे खड़े रहते सुन के, मतलब मुझे भी नहीं पता वो कैसे निकला। और ऑन द स्पॉट था, मैं सबको बता दूं, ये प्लान नहीं था, ये ऑन द स्पॉट बात करते हुए 3:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद कुछ आशु जी से हम डिस्कशन कर रहे थे, वहां से बात निकली थी। बात ये नहीं कि सही गलत होना, तो खैर ये मार्केट में हम कई बार सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं, वो चलता रहता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये कि मतलब मैं है ना, आपकी बर्थडे आपको विश करने आया, कोई और अच्छा ओकेजन में आपको रोज आके मिलूं और दीप कैसे हो, चलो पार्टी करते हैं, घूमते हैं, ये वो तो ठीक है। लेकिन कभी आपकी तबीयत खराब है, कभी आप हॉस्पिटल में बीमार हैं, कभी आपको कोई ऐसी मुश्किल है किसी भी तरह की, उस वक्त मैं आपको मिलता हूँ क्या, या उस वक्त मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि तेजी के मार्केट में किसी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं, मैं बहुत साफ बताता हूँ, यहाँ पे सब समझदार हैं, और जो पैसा बनाता है वो अपने आप को समझदार मानता है, मानना भी चाहिए, गलत कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन जब 15 जून को 15,200 का निफ्टी हो, उस समय ये बहुत, क्योंकि दीप क्या होता है उस समय, ये हिम्मत देके कॉन्फिडेंस देना लोगों को कि डरो मत, 18,600 आप देखेंगे, आज आप 18,600 पे ही हैं, करेक्ट। सो ये कॉन्फिडेंस देना बहुत क्रेडिबिलिटी का काम है, बिल्कुल रिस्क का काम है, अपनी रेपुटेशन को दांव पे लगाने का काम है। क्योंकि क्या है, अगर यही 15,200 है ना, आपका 14,000 हो जाता ना, तो पीट डालते लोग, करेक्ट सर, है ना। भाई ये क्या है, अनिल जी आप तो बोल रहे थे ना कि इस नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से आप 18,600 देखेंगे, ये 18,600 है कि 14,000 है। लेकिन वही चीज होती है, उस समय बहुत क्लियर कट था दीप। फ्लैशबैक में ले जाता हूँ, 2-3 कारण थे। एक, भले ही निफ्टी 15,200 पे पहुंचाओ, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के भाव 13,000 14,000 के लेवल के हो गए थे, 40% 50%, बहुत ज्यादा। मार्केट बेट बहुत खराब, किसी का इंटरेस्ट नहीं मार्केट में, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम, ठीक है। ट्विटर ट्रोलिंग इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर था, एब्सोल्युटली। भाई आप लोगों को फंसाते हो, ऑपरेटरों से मिले और जो बोले उनका उल्टा करो, ये सारी चीजें आती है लाइफ में, हमने ये सब देखी है, बिल्कुल। और आगे भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि अब नहीं देखेंगे, आगे भी देखेंगे, हमें पता है। लेकिन उससे हमें संकेत मिलता है कि हाँ भाई लोग, अब ये मार्केट बॉटम आउट होने की तैयारी, हमने बात भी करी थी उस समय। और कई बार ऐसा होता है कि आप तो भगवान और तेंदुलकर हो, और आप अमिताभ बच्चन और आप ये हो वो हो, तब हम समझ जाते बहुत पैसे बन गए भाइयों के, अब थोड़ा सा। सो आई थिंक ये बहुत सारे संकेत है जो आपको मार्केट में यूफोरिया बनने के या पैनिक बनने के देते हैं, उनको एक साथ जोड़कर देखना होता है। मैंने वही किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, और इसलिए हमें पता था कि इंडिया बढ़िया कर रहा है, ठीक है, कुछ समय होता है आपका खराब होता है, कंपनी अच्छी कर रही है, रिजल्ट्स अच्छे आने हैं, पैसा है ही, ठीक है, थोड़ा निकल गया एफआईएस का, जी हमारा पैसा अपना है ही, जी करेक्ट, लोकल पैसा आ रहा है। सो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता था कि कोई डर वाली बात है, और इसलिए हमारी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन उस समय थी कि पैसा लगाना चाहिए। आप देखिए, अच्छा दूसरी बात है कि आप स्टॉक भी सही पकड़े, मजगांव डॉक जो मिड कैप का सबसे बेस्ट परफॉर्मर, एक साल में 325% का रिटर्न है सर, यानी 4 गुना हो गया एक साल में, 4 गुना हो गया। ये स्टॉक हमने पकड़े हैं। रेलवे स्टॉक आरवीएनएल सेकंड, आप देखिए वो बेस्ट स्टॉक। फर्टिलाइजर थीम हमारी लगातार रही है, कब से रही है। निफ्टी में देखिए टॉप गेनर क्या है, आईटीसी कितना 70% 15 जून से। वो स्टॉक चिल्ला के हमने रिकमेंड किया कि ये कितनी बार जब तो आप दोनों चीज, अगर आपने मार्केट का मूवमेंट भी पकड़ लिया और आपने स्टॉक्स भी पकड़ लिए, तो फिर ये मार्केट आपके लिए इससे बढ़िया हो नहीं सकता। सो आई थिंक किसी को काफी लोग कहते हैं 18 महीने के लेवल पे तो आए हैं, 18 महीने पहले यही तो 18,887 था, हाँ यही 44,150 का हाई था, वापस वहीं तो मुझे बना क्या, कैसे नहीं बना। आप देखो जहां से आप निफ्टी को देख रहे हैं, 22% बढ़ा है ना एक साल में। यस सर, 22% निफ्टी बढ़ा है, 35% स्मॉल कैप बढ़ा है। और दूसरी बात देखिए, अप्रैल से स्मॉल कैप मिड कैप्स की जो तेजी शुरू हुई वो मिस थोड़ी होने दी। सो आई थिंक कोशिश हम करते हैं पूरी डेटा के दम पर, समझ के दम पर, माहौल के दम पर, कि आपको परफेक्ट ये जो टाइमिंग है वो मिले। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हो सकता है
रोज वाले मार्केट में ऊपर नीचे वाला रोज आपका हर रोज सही प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल है, और मैं कभी दावा भी नहीं करता ऐसा हम रोज कर सकते हैं। लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अब लाइफ के इस पड़ाव पे मैंने एक चीज़ जो समझी है वो ये है कि कोई भी बड़ा मूव आ रहा है वो हमारे दर्शकों का मिस नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली अगर 15 जून को वाकई में लेने के लिए बड़ा दिन था वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर 23-24 मार्च 2020 को बड़ा पैसा लगाने का दिन था वो मिस नहीं होना चाहिए। 16,800 से एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है 28 मार्च को, वो मिस नहीं होना चाहिए। अप्रैल मई जून में अगर मिड कैप स्मॉल कैप बड़ी तेजी करेंगे वो मिस नहीं होना चाहिए। तो आजकल मेरा फोकस और स्टडी पूरी उस तरफ शिफ्ट रहती है कि बड़ा मूव मिस ना हो। एग्जैक्टली क्योंकि पैसा सबको लगाना है जी। और समझो आपने ऊपर का टॉप नहीं भी डिसाइड किया कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट टॉप डिसाइड करना है ही नहीं, इंपॉर्टेंट बॉटम डिसाइड करना है, कहाँ से लेना है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने अगर किसी भी भाव में ले लिया और आप होल्ड करोगे तो पैसा तो बन ही जाएगा इस मार्केट में। Correct, ये 5-10 साल की तेजी है तो 5-15 महीने नहीं भी बना आगे पीछे बन जाएगा। तो ये कोशिश जरूर मैं पिछले साल 2 साल 3 साल से मार्च 2020 के बाद से ये कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े मूव हमारे दर्शकों को मिल जाए जिसमें कि आप पोजिशनल इन्वेस्टर्स जो हैं रोक सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, उनको अच्छा पैसा बने। और आपका कॉन्फिडेंस रंग लेकर आया सर इस तेजी में। कॉन्फिडेंस दर्शकों से आता है। अगर लोग भरोसा करते हैं, प्यार करते हैं, इतना इज्जत सम्मान देते हैं तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ कोशिश करके एक अच्छा मूव देने की पकड़ने की। बिल्कुल बट बढ़िया मूव पकड़ी थी 1 साल पहले जब बॉटम पकड़ा था। और क्या माहौल था 1 साल पहले, आज क्या माहौल है? जो पैनिक उस समय था, डर था, पैनिक तो नहीं पर जो डर फैला हुआ था, पैनिक ही था एक तरह से। पैनिक था, आप सही कह रहे हैं, पैनिक ही था। हाँ हाँ, डर फैला हुआ था उस समय। मुझे पता है उस दिन भी इतना जोर से नहीं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ स्टॉक को कई बार रिकमेंड करना पड़ता है, कई बार बहुत जोर से बोलना पड़ता है। अब जैसे आपने जोर से बोल लिया और 200 और घट गया तो लोग वही क्वेश्चन मार्क करते हैं। सो कई बार जोर से बोलने और बार बार बोलने के पीछे पर्पज ये कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। हमारा तो है अल्टीमेटली पैसा आपको लगाना है और आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से, है ना? करेक्ट। यस सर, यही और वजह, और कुछ नहीं। ठीक है सर। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए 1 साल पहले जो अनिल जी ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया था, वहाँ से अगर आपने भरोसा रखा तो बढ़िया मूव आपको आई है। आइए सर, फिर आज का भी सर, बाय द वे 1 साल पहले की बात है, उस दिन FIs की पोजीशनिंग 1 साल पहले की स्ट्रैटेजी में देख रहा हूँ आज ही की 11% थी। 11%। हाँ, एक और ये 9% तक गई थी, 11%। दीप ये बस वही है कि आपको इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस रहनी चाहिए कुछ भी हो। चलिए एनीवे, बढ़िया, आपने अच्छी पॉइंट निकाली है ढूंढ के। मुझे तो याद भी नहीं रहा कि 15 जून को 1 साल एग्जैक्टली 1 साल पहले, मुझे याद भी नहीं था सीरियसली। आपने कहाँ से ढूंढ के निकाला? वो ध्यान था सर, एक्चुअली कुछ डेट्स वो रह जाते हैं, तो ये जो कमेंट्री थी तब से वो ध्यान में था। अब देखो, सोचो कहाँ 25% का रिटर्न, 35% का रिटर्न स्मॉल कैप में, 22% निफ्टी में 1 साल में कहाँ बन रहा है? एब्सोल्युटली। कौन सी एसेट क्लास में ऐसे अच्छे रिटर्न आ सकते हैं? बिल्कुल, है ना? और मतलब मोस्ट लिक्विड, जब चाहो खरीदो, जब चाहो बेचो, बेस्ट है बॉस। एनीवे, आज की स्टडीज डॉलर इंडेक्स से कमजोरी के संकेत जो मिल रहे हैं वो हमारे बाजारों के लिए अच्छे हैं, दुनिया भर की बाजारों के लिए अच्छे हैं। फेड की बैठक के बाद अमेरिका मजबूत होना चाहता है, ऐसे संकेत फेड की बैठक के बाद भी दिए, उतार चढ़ाव के बीच, और कल अच्छे से दिए हैं। बैंक निफ्टी मुझे करेक्शन के बाद हल्का और अब मजबूत सपोर्ट के नजदीक नजर आ रहा है। 43,200, 43,400 कल भी बोला था, इतने खराब माहौल में कि डरो मत लेना है। पॉइंट दीप यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब सबको डर लग रहा है तब आपका कॉन्फिडेंस है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी आज तेजी के मार्केट में किसी को 100 पॉइंट आप SGX ऊपर कर दो, किसी को आपका कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। करेक्ट, वो SGX से ही आ जाता है। कॉन्फिडेंस तो तभी चाहिए जब आप मतलब हिम्मत करके बोलो, और कल वही दिन था कि आप हल्का हो गया है, करेक्शन जो चाहिए था आ गया, लेने का टाइम, देने का नहीं। एब्सोल्युटली, ठीक है। और निफ्टी 18,450, बैंक निफ्टी 43,000। अब ये दो आपके बैंक निफ्टी का तो स्टॉप लॉस वही है। हाँ। बैंक निफ्टी का मैंने 43,000 पे खींचा है, और पिछले 33 सेशन से बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर बंद हो रहा है। ये आपके लिए ठीक है सर। आज ग्लोबल और FIs दोनों पॉजिटिव साइड पर हैं, DIs और FNO दोनों न्यूट्रल साइड पर हैं, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है। खरीदें 18,600, 18,660 पहले सपोर्ट के तौर पर निफ्टी को लेकर चलें, इसके नीचे जाने की संभावना कम है। नोट करके रखें एकेडमिक पर्पज से 18,535, 18,565 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके लिए, जहां पर आपको 100% पूरी खरीदारी करनी है। ठीक है। ऊपर 18,725, 775 इस रेंज में जाएंगे, देखेंगे वहां से और कितनी मजबूती है। 800, 875 लाइफ टाइम हाई के आसपास का लेवल जहां प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल अब आज चेंज हो गए।
44,000 सॉरी आदत डालनी चाहिए, चेंज करनी पड़ेगी। सॉरी 43,000 में आ गया, मैं 43 में भूल जाता हूँ कभी। 43,275, 43,400, 43,275, 43,400 ये आपके लिए पहला सपोर्ट रेंज है। 43,000, 43,200 ये आपके लिए मजबूत खरीदारी की जगह है। 43,000 के नीचे हम कहेंगे गई भैंस पानी में, ठीक है, तब तक तब तक कोई टेंशन नहीं। ऊपर 43,675, 43,800 ये पहला आपका सपोर्ट का काम करेगा, जहां पर आपके लिए पहले रुकावट थी, सपोर्ट था, ये रुकावट का काम करेगा। 43,850, 43,975 जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ठीक है सर। पुट कॉल रेशियो एफआईएस की पोजीशन, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 52% है, ठीक है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी में भी घटा है, बैंक निफ्टी में भी घटा है, 0.66 आया, ओवरसोल्ड होने के नजदीक। लेकिन एक समस्या है जी, मैं उतना खुश नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए। क्यों? पोजीशन कम है ना, हाँ पोजीशन वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई, खत्म हो गई। यही पुट कॉल रेशियो 0.66 आप मुझे बुधवार गुरुवार को दे दो, मतलब फाड़ दे बैंक निफ्टी ऊपर, जबरदस्त हो जाएगा। 300-400 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग ना हो जाए तो बताना। Exactly. So, आपको खाली डेटा ऐसे ही नहीं देखना, डेटा रिलेटिव टर्म में देखना होता है। एग्जैक्टली पोजीशन के साथ अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्या है बैंक निफ्टी में? 44,000 पे 36 लाख शेयर, पुट में 16 लाख शेयर। कोई ओपन इंटरेस्ट है? कुछ नहीं। तो इसलिए है ओवरसोल्ड, लेकिन उतना मजा नहीं है जितना अच्छी पोजीशन पे होता है। एनीवे बट है अच्छा है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन के लिए 18,550 या 18,475 दोनों में से आपको जो ठीक लगे स्टॉप लॉस रखें। मेरे हिसाब से 18,550 काफी है, वीकली क्लोजिंग है, और 5 दिनों से आप सॉरी अच्छा आपको पता भी नहीं एक चीज, क्या सर? 10 दिनों से 18,550 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है। 10 दिनों से 10 ट्रेडिंग सेशन से क्लियर बेस पर, मतलब बेस ऊपर शिफ्ट हो रहा है, इसलिए 18,550 दिया है। बैंक निफ्टी के लिए आप 43,000 होगा इंट्राडे और क्लोजिंग। इंट्राडे अगर किसी को छोटा रखना है तो 43,400 का कल जो लो था उसके नीचे का भी रख सकते हैं, अदरवाइज 43,000 ठीक है। ठीक है। शॉर्ट साइड पे 18,825 वही रखिए स्टॉप लॉस, ये दूर का रहेगा नजर। और बैंक निफ्टी का जो 44,550 का स्टॉप लॉस होता था उसको अब आज हम नीचे लेके आ गए 44,000, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। ठीक है सर। नई पोजीशन, ये इंटरेस्टिंग है। खरीदा निफ्टी 18,550 के स्टॉप लॉस के साथ, 725, 750 दो छोटे टारगेट है, 770, 790 दो मीडियम टारगेट है, 815, 875 फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। डन। ठीक है। बेचना चाहते हैं अगर आप तो बेचने के लिए आपके लिए 18,750, 18,825 ये रेंज अच्छी है, जहां पर 725 से आप मूड बनाना शुरू करें। जल्दी नहीं वहीं बेचे क्योंकि 725 बहुत नजदीक है। तो मेरे ख्याल से 750, 775 पे पहला आपको बिकवाली का आज प्रयास करना चाहिए, 825 पे दूसरा। स्टॉप लॉस लाइफ हाई के ऊपर होगा 18,900 का। टारगेट जो बनेंगे दीपो 18,725, 690 दो छोटे टारगेट, 660, 635 दो मीडियम टारगेट, और 600 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी बिकवाली 5 ही टारगेट बस। निफ्टी तो कमजोर हो ही नहीं रहा। एक जमाना ऐसा था जब बैंक निफ्टी कमजोर होता ही नहीं रहा, निफ्टी करेक्शन दिखाता था, बैंक निफ्टी को वक्त की बात है, सबका अपना टाइम है, जब जिसका टाइम चल रहा हो वैसा कर लो, हमें तो उस पर एडजस्ट करना है, सिंपल चीज। ठीक है चलिए। बैंक निफ्टी 43,000, 43,200, 400 ये अच्छी रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। और इस रेंज में आए तो मेरे बोलने पे एक बार लेना जरूर, पक्का लेना मेरे बोलने में। 43,000 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रिगर हो जाए, गलती होगा नहीं, हो जाए तो कुछ नहीं, मेरे जो बोलना है मन में मुझे बोल देना, ठीक है। लेकिन पैसा बाद में कभी कहीं आगे पैसा बन जाए, ये अच्छी लेवल है जहाँ लेना चाहिए, अच्छा लेवल है। 43,000 का स्टॉप लॉस, 43,500, 675 दो छोटे टारगेट, 750, 800 और 875 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको यहाँ पर खरीदारी। अब दूसरा तरीका एक और है मेरे पास में एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करने का। 43,200 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर लीजिए। टारगेट 43,675, 750 दो छोटे टारगेट, 800, 875 दो मीडियम टारगेट, 43,925, 43,975 तक के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है स्ट्रेटेजी। यहाँ पर अगर सुस्त शुरुआत हो, हल्की कमजोरी में बैंक निफ्टी मिले तो ये 43,200 के स्टॉप से भी खरीद सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, अब इन लेवल जब मतलब 43,500 के नीचे लेने का सोचना है, देने का नहीं। ये कल भी आप बोल रहे थे, यहाँ लेने का सोचना है, देने का नहीं। कहाँ लेना बस वही डिसाइड कर। अगर आपने एक मन में बना लिया कि करना क्या है, फिर तो टाइमिंग ही करनी है, टाइमिंग और लेवल ही है। डायरेक्शन तो क्लियर है ना। अगर आपका डायरेक्शन ही क्लियर नहीं कि मैं ये करना क्या है, तो फिर क्या, पहले डायरेक्शन क्लियर करो कि किस रेंज में लेना है, किस रेंज में देना है। ठीक है। बेचने की राय 44,000 के जितने नजदीक बेचेंगे उतने सेफ है। 43,850 से 44,000 की रेंज बढ़िया है जहां पर आप बेचा जाए बैंक निफ्टी को। 44,200 का स्टॉप लॉस होगा, वैसे तो 44,225 होता है स्टॉप लॉस कायदे से, 44,200 मैंने दिया है। टारगेट आ रहा है 43,750, 43,675 दो छोटे टारगेट है, 43,525, 450 और 400 के मीडियम टारगेट है,
इसके नीचे के चांस कम है, नोट करके रख लें। 43,325, 275 और 43,200 तक के टारगेट खुलते हैं नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में बेचने के लिए। ठीक है सर, चलिए सारे लेवल्स आ गए। 44,000 आज एसेंशियली नहीं लग रहा बैंक निफ्टी आसानी से ना, क्रॉस मुश्किल करेगा। लगता है। ठीक है सर। बैन लिस्ट अनिल जी लगातार बढ़ रही है, अब 9 स्टॉक्स हो गए बैन में। कल 2 फ्रेश एंट्री हो गई थी, टाटा केमिकल्स और L&T फाइनेंस, जो आशीष बता भी रहे थे, दोनों की एंट्री हो गई है। तो आज 9 स्टॉक्स है बैन में, टाटा केमिकल, L&T फाइनेंस फ्रेश एंट्री, और पुराने BHEL, मन्नापुरम, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया सीमेंट, IEX, डेल्टा कॉप और जी एंटरटेनमेंट। तो 9 स्टॉक्स हैं, ध्यान रखिएगा। और एक साल पहले की स्ट्रैटेजी में मैं देख रहा हूँ सर, डेल्टा कॉप और इंडिया बुल्स हाउसिंग तब भी बैन में थे। कंसिस्टेंसी देखो, एक साल से रेगुलर बैन लिस्ट पार्टिसिपेंट्स है ये। आइए डेटा थोड़ा, कल आई थिंक एक्सिस की डील भी थी, वो FIs की तरफ से कुछ कैश का बड़ा फिगर है, बट देखो फ्यूचर्स में थी सर 3,080 करोड़ की खरीदारी है। वायदा कारोबार में थोड़ा बेचा है FS ने 745 करोड़ के इंडेक्स और 1440 करोड़ के स्टॉक। तो एडजस्टमेंट वाले डेटा है। लोकल फंड ने 300 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा कारोबार में एक ही डेटा इंपॉर्टेंट है, 18,700 के पुट पर और 72 लाख शेयर है, कॉल पर 76 लाख शेयर है। तो 18,700 ट्रेंड डिसाइडर है। इसके अलावा कोई डेटा खास है नहीं। 18,800 के आसपास रुकावट है, तो अगर रिकवरी भी होगी 18,800 के ऊपर जाने में पसीना आएगा निफ्टी को, ये साफ दिख रहा है। सो बेसिकली 18,700 18,800 इस रेंज को दिन भर शायद टाइम पास करना चाहिए। नीचे में ज़्यादा हो गया तो 18,665 तक, ऊपर में 18,800 तक, बस ये रेंज आज वायदा कारोबार के विकास से दिख रही है। और बैंक निफ्टी के डेटा फ्राइडे मॉर्निंग नॉट वर्थ डिस्कसिंग, याद है लाइन सर। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए पूरा डेटा का विश्लेषण। बट हाँ, रोज की तरह स्टॉक्स में भरपूर एक्शन आ रहा है और आज भी आपके लिए स्टॉक ऑफ द डे लेकर आए हैं अनिल जी। बताएं सर। अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है और 155 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदें। 162 और 164 के 2 टारगेट ही हैं, ज़्यादा नहीं। वजह यह कि कल मैनेजमेंट की तरफ से जो बातचीत की उन्होंने इन्वेस्टर से, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया है उन्होंने। मजबूत नजर आया मैनेजमेंट 2-3 चीज़ों को लेकर। एक तो उन्होंने कहा कि हम मार्केट शेयर लगातार बढ़ाने वाले, कमर्शियल व्हीकल्स में, दोनों ही लाइट और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में, मीडियम हेवी कमर्शियल व्हीकल्स दोनों में मार्केट शेयर बढ़ाने का इरादा है। एग्रेसिव प्रोडक्ट लॉन्चेस भी हैं। मार्जिन्स को कहने कि थोड़े बढ़कर मिड-टीन में जाने की संभावना है, तो थोड़े मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट होगा। हर एक तरह के फ्यूल वाले मार्केट में वो उतरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हो, डीजल हो, ये सारी चीज़ें। सो उस लिहाज से, और CLSA की तरफ से आज एक रिपोर्ट भी आई जहाँ उन्होंने 187 रुपये का टारगेट दिया है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड, वैसे भी ऑटो पर हम बुलिश हैं, एक अच्छा आज के लिए खरीदारी का मौका दे सकता है। ठीक है सर। जिस भी कंपनी से बात करो सर, आउटलुक तो अच्छा आ रहा है। इतने सारे अभी हमने कॉन कॉल पर, इन्वेस्टर डे पर कवरेज करी, सब तो अच्छा आ रहा है। 2 व्हीलर्स को लेकर रूरल डिमांड में भी बहुत इंप्रूवमेंट के संकेत आ रहे हैं, जो हम लगातार कई दिनों से बोल रहे हैं। बिल्कुल है ना, है मजबूत है दीप, इतनी जल्दी डिमांड जाएगी नहीं। हाँ, अनलेस कि हम कुछ ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब ऐसे कुल्हाड़ी पे पैर मार लें। हाँ, बाकी तो मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ खराब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अच्छी रफ्तार में चल रहा है। हाँ, अगर आपको इमरजेंसी ब्रेक मारना है तो कुछ खराब होगा, तो अदरवाइज तो बढ़िया चल रहा है काम। टच वुड। लिस्टिंग भी होने वाली है 9 बजे। 9 बजे, ठीक है। IQ लाइटिंग, ठीक है सर। आइए तब तक टीम से भी बात करते हैं, एक्सपर्ट्स भी जुड़ने के लिए तैयार। कुशल, नुपुर और आशीष है हमारे साथ। कुशल, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रही हैं आज की ट्रिगर्स और खबरें। गुड मॉर्निंग दीपा। आज के ट्रिगर्स में एक तो फुत्से की रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है, आज के क्लोजिंग से ही इफेक्टिव हो जाएगी, जिसमें 2 स्टॉक्स ग्लोबल हेल्थ और पिरामल फार्मा शामिल होते हुए दिख सकते हैं। साथ ही वेटेज इंक्रीज हो सकती है विप्रो, PNB और वरुण बेवरेजेस की। इनफैक्ट जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उसके साथ वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल्स की आज अहम बैठक भी है, तो यहाँ पर भी नजर रखें। IQ लाइटिंग की लिस्टिंग है। साथ ही एक्स डेट के हिसाब से पिरामल एंटरप्राइजेस, PFC और श्रीराम फाइनेंस ने जो फाइनल डिविडेंड्स दिए थे वो आज एक्स डेट ट्रेड करते हुए दिखेंगे। विप्रो के बायबैक की भी आज एक्स डेट है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं आज के लिए। ओके, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं और रीबैलेंसिंग है फुट्सी की, तो उसके दम पर कई सारे स्टॉक्स भी फोकस में आएंगे, स्पेशली सेकंड हाफ में। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें हैं आज इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प, जो कल हमने खबर चलाई थी, हीरो के खिलाफ जो जांच शुरू हुई, उस पर कंपनी का कहना है कि MCA की जांच को लेकर कोई जानकारी नहीं है, जब जवाब मांगा जाएगा तब जानकारी साझा करेंगे। तो आज हीरो मोटोकॉर्प पे रखनी है नजर। टोरेंट फार्मा, पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है। कंपनी की जो ओरल ऑन्कोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसे US FDA की तरफ से
क्लीन चिट मिलती हुई नजर आई है। पहले एक आपत्ति जारी की थी यूएस एफडीए ने, अब उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो पॉजिटिव न्यूज़ है टोरेंट फार्मास्यूटिकल के लिए भी। नैटको फार्मा, यहाँ पर भी कंपनी की फैसिलिटी जो है विशाखापट्टनम में, उसे यूएस एफडीए की तरफ से क्लीन चिट मिलती हुई नजर आई है। ऑडिट के बाद एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट EIR जारी किया। तो पॉजिटिव न्यूज़ है नैटको फार्मा के लिए भी। संवर्धन मदरसन सुमी, यहाँ पे कंपनी की जो सब्सिडरी है उसने सिरका एंटरप्राइजेस का अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण की जो वैल्यू है वो 72 लाख यूरोस, करीबन 65 करोड़ के आसपास की है। तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा, पूरा का पूरा कैश के थ्रू ये अधिग्रहण किया जाएगा। BHEL, यहाँ पे कंपनी वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए करार किया है। टाइप 4 हाइड्रोजन CNG सिलेंडर डेवलपमेंट के लिए इस करार को किया गया और ये प्रोजेक्ट शुरू करने वाली कंपनी जल्दी। तो पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखी है दोनों ही कंपनी के लिए, तो यहाँ रखनी है आपको नज़र। HCL टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के साथ एंटरप्राइज लिवरेज जनरेशन AI के लिए साझेदारी है उसका विस्तार करने वाली है। तो HCL टेक्नोलॉजी के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है, यहाँ पे रखनी है नज़र। टेक महिंद्रा, जहाँ पे मोहित जोशी MD नियुक्त होने पर 20 जून से उनकी जो नियुक्ति है वो प्रभावी हो जाएगी। मोहित जोशी साहब 20 दिसंबर 2023 से MD और CEO पूरी तरह से कार्यभार संभाल लेंगे। तो ये टेक महिंद्रा भी आज फोकस में रहने वाला है। टेक महिंद्रा पर भी रखिए नजर, नए MD की नियुक्ति हो चुकी है, आने वाले समय में पदभार संभालेंगे। IT पर भी करेंगे फोकस कल की मुनाफा वसूली के बाद। हालांकि टेक महिंद्रा होल्ड आउट कर रहा था, बट कल की मुनाफा वसूली के बाद देखते हैं IT पे कैसी रहेगी चाल। आइए कुछ इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, लेकर आए हैं आशीष FIR। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए सबसे पहले अशोक लेलैंड यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 157 की क्लोजिंग, 178 रुपये का टारगेट है। और मान रहे कि लगातार अगर आप देखें तो CV बिजनेस में और नॉन CV बिजनेस में भी फोकस पूरी तरीके से बन रहा है। और मैनेजमेंट का टारगेट है कि डबल डिजिट ग्रोथ और मिड टीन्स एबिटा FY24 के लिए हासिल करना है। JP मॉर्गन भी अगर आप देखें तो ओवरवेट की मिड टीन क्या होता है, मतलब मिड टीन मतलब टीन मतलब 15-16 ऐसा। अच्छा, 15-16 साल टीन है, तो मिड क्या हुआ फिर, मिड टीन मतलब 13 से 3 शुरू नहीं, 19 तक टीन होता है ना। अच्छा। 13 से 19। 13 से 19, अच्छा, तो उसके बीच 15-16 तो मिड टीन के 15.5 हुआ। तो वैसा भी 15-16 हुए। तो मतलब मिड टीन 15-16 बने। हाँ 15-16 के करीब मान सकते। नूपुर सही कह रहा है आशीष क्या? 15-16 15-16। तो अच्छा एक चीज बताओ फिर, आप तो रोज इतनी रिपोर्ट पढ़ते हो, ठीक है, तो ये 15-16 बोलने में शर्म आती, मिट्टी बोलने में तो क्या या मतलब ऐसा क्या LSHS वाला मामला क्या है? ऐसा नहीं है तो मतलब मुझे अगर आप 15-16 बोल दो तो क्या मैं इसे हल्का समझूंगा? नहीं। दिमाग की तरफ देख रहा है, मैं फंस गया। मेरे पास जवाब नहीं है। तो अच्छा भाइयों, मिड-टीन का मतलब है 15-16% के ये मान मार्जिन। लीजिए बस। तो अशोक लेलैंड के मार्जिन 15-16% मेंटेन, यही बिल्कुल सर। आगे बताइए सर। JP मॉर्गन की रिपोर्ट बताता हूँ। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 175 के लक्ष्य के लिए। UBS न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, ये भी 175 का टारगेट दे रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग दी और नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 187 रुपये के लक्ष्य के लिए। और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सब में देखें तो करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे के टारगेट्स हैं। CEAT यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 1765 रुपये के लक्ष्य के लिए। 2073 की क्लोजिंग है। लेकिन खास बात यह है कि इनकी कमेंट्री करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट है, लेकिन कमेंट्री सपोर्टिव है। ये मान रहे कि PV शेयर जो है 15% के आसपास का जो है रीच कर गया है और टारगेट है कि 18 से 20% कर जाएंगे अगले 3 से 4 साल में। ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, 25% तक की रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट है। और वैल्यूएशन भी अगर आप देखें तो 6 टाइम्स है EV एबिटा और 16 का PE चल रहा है, जो कि ठीक ठाक वैल्यूएशन दिखा रहा है। लेकिन फिर भी टारगेट प्राइस इन्होंने नहीं बढ़ाया है। ITC यहाँ पर अच्छी रिपोर्ट है नोमेरा की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 448 की क्लोजिंग है, 485 का टारगेट है। और ये मान रहे कि सिगरेट बिजनेस में वॉल्यूम ट्रेजेक्टरी काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। बाकी FMCG अच्छा कर रहा है, होटल बिजनेस भी ठीक ठाक कर रहा है, तो यहाँ पर आप फोकस रखेंगे। पिरामल फार्मा, जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 92 की क्लोजिंग, 115 रुपये का टारगेट है। और ये मान रहे कि जो साल की शुरुआत हुई है FY24 की अच्छी खासी हुई है। ऑर्डर बुक खासतौर पर अगर आप देखें तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग CDMO डिवीजन है, यहाँ पर ग्रोथ अच्छी देखने को मिली। तो FY24 साल जो है पिरामल फार्मा के लिए बढ़िया होगा। PNC इंफ्रा, नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, 375 का टारगेट, 324 की क्लोजिंग। और अंत में KEC इंटरनेशनल, यहाँ पर नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं,
552 का भाव चल रहा है अभी, 598 का टारगेट है और मान रहे कि FY24 में 15% रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट है और ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ भी इस साल अगर आप देखें तो 10 से 15% की अच्छी हो सकती है, जिसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं 598 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हफ्ते के आखिरी दिन वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी की अनुपस्थिति में पूरी आजादी के साथ बोलने के लिए है तैयार कुणाल जी। सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे बिना किसी डर और दबाव के। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी सबसे पहले आपको ये बता दूं अनिल जी, अभी मैं सुन रहा था आपकी चर्चा मिड टीन्स को लेकर के, तो अनिल जी देखिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट मैंने देखा है अनिल जी। जो लोग अब 20 से लेकर 30 के बीच में वो आजकल टीन्स की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा। और जो लोग अनिल जी 40 से 50 के हैं या 50 से 60 के हैं वो अनिल जी आजकल यंग लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अनिल जी एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो गया है अनिल जी। लोगों की एज बढ़ रही है लेकिन उनका अभी दिल जो है वो अभी भी बचपन में वही मिड टीन्स में अटका हुआ है। और इसके कई सारे एग्जांपल्स आपने देखे ही होंगे, कुछ हमारे पैनल पर भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने दूसरी चीज भी सुनी है जी, आजकल 8-10 साल के बच्चे भी मिड टीन्स होने लगे हैं। अच्छा, उम्र से बड़े जल्दी से मैच्योर हो रहे हैं स्मार्टफोन, गैजेट्स और इंटरनेट की वजह से। तो उनमें मैच्योरिटी लेवल मतलब जो 15-16 साल वाली जो सोच है वो 10 साल में भी आने लगी। दोनों तरह की चीजें हैं। एक तो मतलब जो बुजुर्ग हो रहे हैं वो अपने आप को जवान समझ रहे हैं और जो बच्चे हैं वो भी, मतलब बेसिकली कहने का मतलब कुणाल जी का है सबको रहना जवानी है ना। जी कुणाल जी, पॉइंट नोटेड सर। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनिल जी। सबको यंग दिखना है और यंग रहना है, यंग सोच से भी रखना है और इसीलिए लोग जी बिजनेस देखते हैं अनिल जी। कई लोगों का कहना है जी बिजनेस देखकर एक नई ऊर्जा आ जाती है और एक यूथफुल एनर्जी का संचार हो जाता है अनिल जी। क्या बात है सर, बिल्कुल ऐसी सोच रखने वालों को और जिनको वाकई में होता है उनको बधाई भी, धन्यवाद भी, कॉम्प्लीमेंट्स भी। बताएं सर आज आपने क्या चुना है? अनिल जी देखिए, एक तो आपने अशोक लेलैंड की बात की अनिल जी, मुझे भी चार्ट बहुत दमदार लग रहा है। मुझे लगता है अशोक लेलैंड में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो बिल्कुल मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, बड़ा जबरदस्त अपमूव वहां पर आ सकता है। लेकिन आज मेरी पिक ऑफ द डे है डीवी स्लैब, जिसमें भी सेम टू सेम पैटर्न यानी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें 3530 रुपए पर। मुझे लगता है कि यहां पर 3670 और 3725 इन दो लक्ष्यों के लिए डीवी स्लैब में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो डिवीज लैब इसमें करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। कुणाल जी की तरफ से इस काउंटर पर रखें आप नजर। आइए सुमित जी भी हैं हमारे साथ तैयार। मॉर्निंग सुमित जी, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु। दीपांशु, पिक ऑफ द डे के तौर पे M&M को सिलेक्ट करना चाहिए। M&M के अंदर एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है और अब यहाँ से वापस से और ऊपर का मूव बनना चाहिए। 1390 1380 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बनेगा वो 1360 रुपए का बनेगा, 1360 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चले M&M। ऊपर के अंदर जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 1420 का और 1420 का लेवल टूटने के बाद 1450 तक का मूव M&M में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो आज और कुछ दिनों के लिए M&M में खरीदारी करें 1420 1450 के टारगेट्स के लिए 1360 के स्टॉप लॉस से। 1420 1460 1350 का स्टॉप लॉस M&M में करनी है आपको खरीदारी। राय सुमित जी की तरफ से आती हुई आपके लिए। चलो, कोई तो ऑटो स्टॉक पसंद आया। कुणाल जी तो एकदम ही यूटर्न मार गए। हाँ, मैं तो अशोक लेलैंड लिख भी लिया था। हाँ। मैंने भी लिख लिया। मेरे को सुबह पहले लिखते ही काटना पड़ा ऐसा। मैं अशोक लेलैंड लिख लिया कॉपी में। फिर चेंज। हाँ, मैंने भी यही किया। ये वो सूरत के रिक्शा वालों की तरह था इनका। जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इंडिकेटर इधर का देते हैं, टर्न उधर मारते हैं दूसरी तरफ। हाँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ। हमारे सिद्धार्थ जी जानते होंगे, सिद्धार्थ जी को पता है। सिद्धार्थ जी सही है ना? बिल्कुल सही है। और इंडिकेटर अनिल जी आप जो बोल रहे हो लेफ्ट जाना है राइट मार देते हैं और इंडिकेटर हाथ से नहीं देते हैं, पैर से देते हैं। अब देखा? हाँ, नहीं ये नहीं देखा। बाहर टांग निकाल के से राइट, मतलब आप बोलोगे बोले पैर दिखा नहीं क्या, ऐसा मतलब पैर निकाल के मतलब जिस तरफ पैर निकाल दिया। अब उधर भी मुड़ जाए तो उनकी मर्जी, बड़ी चीज है। वैसे हो नहीं हो, उन हाथ पैर सिग्नल देने के लिए रखे हैं। जी कुणाल जी, आपका सिग्नल हम नहीं पहचान पाए, गलती हमारी है, आपने तो सही दिया था। ओके, आइए पालिया साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे रहेगी रियल एस्टेट स्पेस में, और उसमें हमें लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी के साथ जाना चाहिए। काफ़ी बजिंग है पूरा सेक्टर, और जिस तरीके से कल के सेशन में भी गोदरेज प्रॉपर्टी में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है स्टॉक में अब जो ब्रेकआउट वीकली डेली चार्ट पे बनते हुए दिखे, ये फर्दर यहाँ से मोमेंटम को एक्सेलरेट करेगा। यहाँ से हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर के टारगेट, वो आना चाहिए करीब 1630 से लेकर 1640 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 1540 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करने की राय। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर दो स्टॉक्स हाईलाइट करूंगा। एक ऑलरेडी आई थिंक कुणाल जी ने हाईलाइट कर दिया है, डिवीज लैब हमारे रिडार पे भी है एंड हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिलाया है। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से यहाँ पर एक मोमेंटम बना हुआ है, एक वी पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, एंड जिस तरीके से कल के सत्र में फ्रेश लॉन्ग एडिशन हुए हैं, तो मुझे लगा ये मोमेंटम अगले कुछ दिनों के लिए बरकरार रहना चाहिए। पोजिशनली तो 3800 के आसपास के टारगेट्स होंगे, बट ट्रेडिंग के लिहाज से 3685 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी है 3540 के स्टॉप लॉस के साथ। तो खरीदारी करनी है डिवीज लैब के फ्यूचर्स में। एंड जो सेकेंड स्टॉक मैं फ्रेश ऐड करना चाहता हूँ वो है LTI माइंड्री का। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मार्केट में जितनी मंदी नजर आई थी कल के सत्र में, उसी टाइम पे यहाँ पर कुछ अच्छे फ्रेश लॉन्ग एडिशंस हो रहे थे। एंड 5000 का लेवल जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है तो मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 5160 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। सो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी LTI माइंड्री के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 4920 पे लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 5100 का, एंड पोजिशनली 5160 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। माइंड्री ये है स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने की राय। वैसे आजकल IT स्टॉक्स कमज़ोर दिख रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक ट्रेंड के विपरीत है, बेहद मजबूत, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आइए बढ़ते आगे, और सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, स्वागत आपका भी। बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, पिक ऑफ द डे दे रहा हूं, उसके पहले एक से एक ब्रांड जो आपके घर में पाए जाते हैं उसके बारे में ही है ये पिक ऑफ द डे। सिंथॉल, गुड नाइट, ये सारे ब्रांड्स कहीं ना कहीं आपके घर पे पाए जाएंगे, और ये कंपनी का नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे खरीदारी की राय है। पहला टारगेट शॉर्ट टर्म का रहेगा 1110 का 1110, और दूसरा टारगेट रहेगा 1130 का। लीडिंग होम ग्रोन हाउस होल्ड ब्रांड्स है, पर्सनल केयर सेगमेंट में काफी जोरदार है। होम केयर सेगमेंट 14% से ग्रो हो रही है, पर्सनल केयर सेगमेंट 17% से ग्रो हो रही है, और वॉल्यूम्स 11% से ग्रो होने वाली कंपनी। सबसे बड़ा ट्रिगर है इनपुट प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस जो गिर रहे हैं, इसके कारण ये कंपनी को काफी अच्छा फायदा मिलेगा, मार्जिन बेहतर होंगे, और 2400 करोड़ का FCF फ्री कैश फ्लोज भी हो सकते हैं आने वाले 2 सालों में। पर हमारी तो बात है शॉर्ट टर्म की, 1110 और 1130। 1110 1130 ये है आपके लिए खरीदारी कराए गोदरेज कंज्यूमर। FMCG कल हमें बढ़िया मोमेंटम में दिख भी रहा था, आज भी नजर रखिए इस काउंटर पर, और ऑटोज में तो आपको मूव आ ही रही है। एक ऑटो स्टॉक जिसने रिसेंटली अंडर परफॉर्म किया, कल खबर जो आई उसके बाद शार्प रिएक्शन था। हमारी खबर आई थी MCA की तरफ से यहाँ पर नोटिस जांच शुरू हुई है, इसकी खबर थी हमारी। उस पर कंपनी की क्लैरिफिकेशन आई है, वो कह रहे हैं कि हमें फिलहाल इस पर कोई सूचना नहीं मिली है, तो हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते, बट जैसे भी हमारे पास कुछ भी डिटेल्स होंगी हम इसके बारे में बताएंगे। नॉनदलेस कल स्टॉक ने एक शार्प गिरावट दिखाई थी हमारी खबर के बाद। तो हीरो मोटोकॉर्प, एक बार इस पर नजर डाल देते हैं और जानते हैं पालविया साहब के साथ कि आज चार्ट्स पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बन सकते हैं। पालविया साहब, इससे पहले थोड़ा अच्छा मोमेंटम आया था, बट कल 3% की गिरावट के बाद अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं इसके लिए सर? दीपांशु जी, कल के सेशन में हीरो मोटर में जो ब्रेकडाउन हुआ है वो एक अप स्लोपिंग चैनल का डेली चार्ट पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकडाउन बना है, अब ये स्टॉक अगर 2880 के नीचे ही रहेगा तो थोड़ा दबाव और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। लोअर साइड पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है हीरो मोटर के लिए वो है करीब 2790 2780 के आसपास। हायर साइड पे 2880 2890 ये 2 लेवल को वॉच करना चाहिए। जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है हमें लगता है थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है आज के सेशन में। तो 2800 तक तो हमें लग रहा है कि इमीडिएट यहाँ पे कनेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। थोड़ा वेट करना चाहिए अभी यहाँ पे पोजीशन ऐड करने के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प। बाय द वे, कल्याण ज्वेलर्स, इस पर भी रखे नजर। सुमित जी, एक बार जरा चार्ट भी पुल अप कर लीजिए। अभी तो ऑफ कोर्स ट्रेड खुलना बाकी है, बट
प्री ओपन विंडो में ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ 2 करोड़ 43 लाख शेयर्स के आपको सौदे होते हुए दिख रहे हैं। कल एंड में थोड़ा डिप हुआ था, हालांकि 1.5% ऊपर बंद हुआ, बट यहां पर अब 6.5 करोड़ और ऑर्डर्स बढ़ गए। अभी 2 करोड़ 43 लाख था, अब ऑलमोस्ट 6 करोड़ 40 लाख का आपको आंकड़ा आते हुए दिखता है। तो बड़ी ब्लॉक डील हुई है। देखेंगे अगर ये कुछ प्री डिसाइडेड था या फिर कुछ बड़ा अरेंजमेंट हो रहा है इसमें, बट बड़ा ब्लॉक डील होती हुई दिख रही है। तो इस पर एक बार सुमित जी चार्ट पर भी राय दे दें, खुलने से पहले इतनी बड़ी ब्लॉक डील इसमें। दीपांशु, पिछले कुछ महीनों में स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया है, लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई है और स्टॉक नीचे के लेवल से करीब करीब डबल हो चुका है। स्टॉक के अंदर अभी भी और दमखम है, यहां से मूव ऊपर का देखने को मिल सकता है। ऊपर में 120-125 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स में, और 125 का लेवल ब्रेक होने पे 135 रुपए तक का मूव भी एक्सटेंड हो सकता है। तो पोजीशन एक बार होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। डिप में खरीदारी कर सकते हैं, 110 रुपए का नीचे पे स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर में 125-135 ये दो लेवल जल्दी ही कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिल सकते हैं। करीब 6.25% इक्विटी का सौदा हुआ है, तो बड़ी डील हुई है कल्याण ज्वेलर्स में। इस पर और कुछ डिटेल्स हैं, हम लाने की कोशिश करते हैं, बट 6.25% की इक्विटी का सौदा कल्याण ज्वेलर्स में प्री ओपन विंडो में हो रहा है।